हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एचवीएसी। आज हमारा टॉपिक है चिलर परचेज गाइड। चिलर सिलेक्शन करते समय, परचेज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप कोई भी बिल्डिंग देख रहे हैं वहां पे जो सबसे ज्यादा जो कॉस्टली आइटम्स होता है, चिलर उनमें से एक होता है। आप अगर कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है, अगर उसके लिए आप कैपेक्स इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो उसमें आपका डीजी सेट आता है, उसके अंदर आपका ट्रांसफार्मर आ गया और चिलर हो गया। ये सबसे कॉस्टली आइटम्स में से एक होते हैं जिसमें चिलर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चिलर का जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो भी ज्यादा होता है और चिलर का जो इंस्टॉलेशन होता है वो भी ज्यादा होता है। चिलर का सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि जो उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है, जो रनिंग कॉस्ट होता है वो भी ज्यादा होता है, क्योंकि चिलर पावर कंज्यूमिंग इक्विपमेंट है। इसके लिए इसका जो सिलेक्शन है आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने कम कैपेसिटी का चिलर सेलेक्ट कर लिया या ज्यादा कैपेसिटी का चिलर सेलेक्ट कर लिया या एफिशिएंट चिलर सेलेक्ट नहीं किया तो आपका रनिंग कॉस्ट है पूरा इंपैक्ट उसके ऊपर आएगा। क्योंकि मार्केट में मल्टीपल टाइप के चिलर्स हैं और हर कंपनी के पास एक मतलब यूनिक प्रोडक्ट है। मतलब एक कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है दूसरे कंपनी मतलब हर कंपनी के पास अलग से अलग प्रोडक्ट है। तो आपको चिलर सिलेक्शन करते समय बहुत द बेस्ट चिलर सेलेक्ट करना है और जो आपकी मतलब बिल्डिंग के लिए सुटेबल हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चिलर दूसरे बिल्डिंग के लिए सुटेबल है सेम चिलर आपकी भी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि वहां का कैसा लोड है, किस तरीके का लोड है। तो आपको की बिल्डिंग के लिए जो चिलर सेलेक्ट करना है वो कुछ बातें हैं उनका ध्यान रखना है। तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है कि टेम्परेचर। आप जो भी चिलर सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी एरिया के लिए सेलेक्ट करें, वहां का जो मतलब सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जो नॉर्मल ऑन एन एवरेज टेम्परेचर है, उसके ऊपर आप सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि जो मुंबई के लिए जो चिलर आपने सेलेक्ट किया वही चिलर मतलब यूज कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं आप पुणे के लिए। सेम जो पुणे के लिए आपने सेलेक्ट किया बेंगलोर के लिए नहीं इंस्टॉल कर सकते, क्योंकि हर जगह का जो टेम्परेचर है अलग अलग होता है। तो जो जिस जगह के लिए भी आप परचेस कर रहे हैं वहां की जो चिलर की एक्चुअल कैपेसिटी है, मान लीजिए आपका 1000 टन आपका जो बिल्डिंग है उसका रिक्वायरमेंट है, उतने टन का आपको चिलर चाहिए, तो आपको वो चिलर सेलेक्ट करना है कि अगर आपने मुंबई के लिए कर रहे हैं तो मुंबई का जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल एवरेज टेम्परेचर जो हम कंसीडर करते हैं 35 टू 36 डिग्री सेल्सियस, तो जो चिलर है 35 टू 36 डिग्री सेल्सियस पे 1000 टीआर डिलीवर करना चाहिए। अगर वो पुणे के लिए है तो 40 टू 41 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 1000 टीआर डिलीवर करना चाहिए 40 टू 41 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने नॉर्मल चिलर मुंबई के हिसाब से आपने डिजाइन किया हुआ है, 35 टू 36 का आपने चिलर डिजाइन किया है, और अगर वो आप पुणे में इंस्टॉल कर रहे हैं तो पुणे का जो टेम्परेचर है 41 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो वहां पे ड्यूरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो 1000 टन का चिलर है वो हार्डली 1000 टन नहीं, उससे कम देगा, 900 दे सकता है, 950 दे सकता है। तो आपको जिस जगह के लिए आपको सेलेक्ट करना है वहां के लिए आपको उस टेम्परेचर पे आपको उतना जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है वो डिलीवर करना चाहिए। तो आप टेम्परेचर का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि जिस जगह चाहिए वहां के लिए आप चिलर को डिजाइन करिए और एक्चुअल कैपेसिटी कभी भी सेलेक्ट करिए। क्योंकि चिलर मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि वो नॉमिनल कैपेसिटी आपको बता देंगे कि 1000 टीआर की कैपेसिटी है, तो वो जो उनका सेट टेम्परेचर जो मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहता है उसके ऊपर डिजाइन उन्होंने किया रहता है, आपके कंडीशन के हिसाब से डिजाइन नहीं किया रहता है। तो आप जो भी चिलर सेलेक्ट करिए आप अपने कंडीशन के हिसाब से चिलर को डिजाइन करवाइए उसको, कि जो भी आपका टेम्परेचर है उतना एक्चुअल कैपेसिटी उतने टेम्परेचर पे डिलीवर करना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है कि वीएफडी क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो ये क्या होता है कि आपकी जो चिलर होता है, चिलर का रिक्वायरमेंट सेम नहीं रहता है, क्योंकि आप जो चिलर की कैपेसिटी सेलेक्ट कर रहे हैं पूरी बिल्डिंग के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग के लिए सेलेक्ट, एक फ्लोर के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं या एक ऑफिस के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, आप पूरी बिल्डिंग के लिए चिलर सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। और ऐसा नहीं होता है कि अगर 1000 टीआर का आपने चिलर सेलेक्ट किया है तो एनी टाइम 1000 टन ही रन करेगा। ऐसा हो सकता है कभी 200 टन की जरूरत रहेगी, कभी 300 की जरूरत रहेगी, कभी 400 की, और ऐसा भी हो सकता है कभी 1000 टन की जरूरत रहेगी। तो ये कैपेसिटी कम ज्यादा कौन करेगा, तो आपको वीएफडी जो चिलर है वो इंस्टॉल करना चाहिए। वीएफडी क्या करता है कि आपके लोड, उसमें सेंसर्स लगे रहते हैं, जो फ्लो मीटर, टेम्परेचर सेंसर्स लगे रहते हैं, जो सेंस करता है कि आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितना है। मतलब अगर कम कैपेसिटी की जरूरत है, मान लीजिए कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें 2 ही फ्लोर रन हो रहा है और आपका रिक्वायरमेंट 400 टीआर का ही है, पर आपका चिलर तो 1000 टीआर का है, तो वो वीएफडी क्या करता है आपके कंप्रेसर की स्पीड को कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि आप 400 टीआर ही डिलीवर करते हैं। तो उससे क्या होता है आपका पावर कंजम्पशन रिड्यूस होता है।
अगर मान लीजिए आप वीएफडी आपने इंस्टॉल नहीं किया, आपका 1000 टन का चिलर है, अगर मान लीजिए 1 किलोवाट पर टीआरबी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका 1000 किलोवाट लॉस हो रहा है। बट अगर आपको जरूरत तो 400 की है, तो आप 400 के हिसाब से देखेंगे तो रिड्यूस, तो आपको 400 किलोवाट ही यूज होगा। तो आपको वीएफडी इसके लिए इंस्टॉल, कोई भी चिलर है विदाउट वीएफडी आप मत इंस्टॉल करिए। जो कोई भी चिलर आप परचेस कर रहे हैं विद वीएफडी चिलर इंस्टॉल करिए। वीएफडी से क्या है कि आपका जो रनिंग कॉस्ट है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। वीएफडी के साथ साथ आप एक चीज और इंस्टॉल करिए, अगर आप बहुत ज्यादा हायर कैपेसिटी का चिलर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके साथ एक्टिव हार्मोनिक फिल्टर्स भी इंस्टॉल करिए। ये क्या करता है, आपके जो सिस्टम है उसमें हार्मोनिक रिड्यूस करता है। क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट चिलर मैन्युफैक्चरर आपको वीएफडी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जब भी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही है इक्विपमेंट की, तो क्या होता है वहां पे हार्मोनिक जनरेट होते हैं। तो आपको वो हार्मोनिक्स क्या, वीएफडी क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, बट एक पर्टिकुलर लिमिट तक रिड्यूस करता है, 35 to 40% तक रिड्यूस करता है। बट अगर आपका 1000 TR के मल्टीपल चिलर्स हैं, वो बहुत बड़ी कैपेसिटी है, तो वहां पे आप एक अलग से डिमांड करिए कि मुझे एक्टिव हार्मोनिक फिल्टर चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो हार्मोनिक्स है वो रिड्यूस कर देगा, 5% to 10% तक वो रिड्यूस कर देगा। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम, आपका जो ग्रिड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप वीएफडी सेलेक्ट करिए, और अगर आपकी चिलर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो आप एएचएफ सेलेक्ट करिए, एक्टिव हार्मोनिक फिल्टर। थर्ड है कि चिलर की कैपेसिटी। चिलर की कैपेसिटी जो होती है बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि चिलर की कैपेसिटी, मान लीजिए, क्योंकि हम सिंगल टाइम चिलर इंस्टॉल करते हैं बार बार समय, क्योंकि एक बार इंस्टॉल किया तो हम 15 से 20 साल तक के लिए उसको इंस्टॉल करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर दूसरे साल उसको हम चेंज करते। तो चिलर की कैपेसिटी जो है वो बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर कम आपने सेलेक्ट किया है तो कूलिंग नहीं होगा, अगर आपने ज्यादा सेलेक्ट किया है तो आपका जो मनी है वो वेस्ट होगा, रनिंग कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा। तो इसके लिए जो चिलर की कैपेसिटी है बहुत ध्यान से आप सेलेक्ट करिए। अब चिलर की कैपेसिटी, आपने एक बिल्डिंग है वहां पे जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके हिसाब से, आप ओरिएंटेशन के हिसाब से आपने चिलर का कैपेसिटी डिसाइड कर लिया। और एक चीज है कि चिलर की जो कैपेसिटी होती है हर लोकेशन वाइज अलग अलग रहेगी। मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, उसका ओरिएंटेशन, सब फ्लोर एरिया, सिटिंग कैपेसिटी सब सेम है, बट वो मुंबई में है तो उसका जो कैपेसिटी आएगा वो अलग आएगा। बट अगर सेम बिल्डिंग, सेम ओरिएंटेशन, सब कुछ सेम है, अगर वो आपका बैंगलोर में है तो अलग आएगा, पुणे में है तो अलग आएगा, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर है वो अलग है। तो इसके लिए क्या, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था कि चिलर जो सेलेक्ट करिए एक्चुअल टेम्परेचर पे सेलेक्ट करिए, कि वहां जिस जगह है वो जगह पे कितना टेम्परेचर है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करिए। तो आपको चिलर की कैपेसिटी, आपने हीट लोड से ओरिएंटेशन सब कुछ लेके आपने डिसाइड कर ली कि आपको इतने टन का चिलर चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने देखा 1000 टन का हमको चिलर चाहिए, तो 1000 टन का हमको चिलर चाहिए, तो अब मार्केट में आपको 1000 टन का सिंगल चिलर भी अवेलेबल है, 500 के 2 चिलर्स भी आप ले सकते हैं, या 330 या 340 का अप्रॉक्स आप 3 चिलर भी ले सकते हैं। तो अब आपको कौन सा चिलर सेलेक्ट करना चाहिए, आपको, जो हर कंपनी के पास अलग अलग प्रोडक्ट है, तो जिस कंपनी का जिसमें रेट कम होगा वो कंपनी आपको वो प्रोडक्ट पिच करेगी। कोई कंपनी बोलेगी सर 1000 का लीजिए, कोई बोलेगी 500 का, जिसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है वो बोलेंगे आपको 330 का लीजिए सर, 340 टीआर का कैपेसिटी का चिलर आप सेलेक्ट करिए। तो आप जो भी चिलर सेलेक्ट कर रहे हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी, मतलब कि आपकी बिल्डिंग के लिए कौन सा सुटेबल चिलर है। तो वो कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपको पैटर्न ऑफ लोड देखना पड़ेगा कि मॉर्निंग में कितना लोड है, दोपहर में कितना लोड है, 3 बजे कितना लोड है, शाम को कितना लोड है, अगर नाइट शिफ्ट चल रही तो नाइट में कितना लोड है, क्योंकि हर टाइम अलग अलग लोड रहेगा। मॉर्निंग में देखेंगे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, आफ्टरनून तो 3-4 o'clock तक देखेंगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो और क्योंकि और हम जो हीट लोड भी करते हैं तो पीक कैपेसिटी पे करते हैं, वो अराउंड 3 to 4 डिग्री टाइम पे हम लोग करते हैं, पीएम 3 से 4 बजे के बीच का टेम्परेचर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो आपकी जो कैपेसिटी आती है तो पीक है, बट वो मॉर्निंग 1000 TR आपकी पीक कैपेसिटी है मॉर्निंग में, बट 1000 TR नहीं रहेगा, नाइट में 1000 TR नहीं रहेगा, क्योंकि नाइट में सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। तो आपको पैटर्न ऑफ लोड निकालना पड़ेगा कि किस टाइम पे कितना एक्चुअल लोड का रिक्वायरमेंट है। और दूसरा होता है कि किस टाइम पे कौन से ऑफिसेज ओपन रहेंगे, क्योंकि कुछ ऑफिसेज है जो नाइट में नहीं चलेंगे, कुछ ऑफिसेज या कुछ जो आपके मतलब फ्लोर है वो नाइट में चलेगा, डे में नहीं चलेगा। तो आपको लोड स्टडी करना पड़ेगा, पैटर्न ऑफ लोड आपको स्टडी करना पड़ेगा, किस टाइम पे मेरा एक्चुअल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आप उसके हिसाब से आप चिलर सेलेक्ट करिए। मान लीजिए आपने लोड से डिसाइड किया कि आपकी जो सबसे मिनिमम कैपेसिटी है आपका नाइट में आ रहा है, नाइट में आपको 120 से 140 टन तक अप्रॉक्स 150 TR
टीआर आ रहा है और आपने 1000 टन की कैपेसिटी का चिलर सेलेक्ट कर लिया, तो आप सोचिए रिक्वायरमेंट आपका 150 टीआर का है, आप चला रहे हैं 1000 टन का चिलर आप रन कर रहे हैं उसमें। और क्या होता है कि कुछ चिलर होते हैं, मोस्ट ऑफ जो चिलर होते हैं उनको एक मिनिमम लोड रिक्वायरमेंट रहता है कि 1000 टन का चिलर है तो उसको चलने के लिए कम से कम 200-250 टन चाहिए, मतलब 20-25% मिनिमम लोड चाहिए, क्योंकि अगर लोड ही नहीं रहेगा तो चिलर चलेगा कैसे, तो मिनिमम लोड रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको हर चिलर मैन्युफैक्चरर से पहले कंफर्म करके लीजिए मिनिमम लोड कितना इसको चाहिए। तो अप्रॉक्स जो होता है कि 20-25% के बीच में वो वेरी करता है, कुछ कुछ मैन्युफैक्चरर का 30% भी होता है। तो मिनिमम कैपेसिटी आपकी 150, एग्जांपल के लिए 150 टीआर है जो नाइट में, आप 1000 टन का चिलर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको तो मिनिमम वो 250 टीआर पे रन करेगा, तो आपका तो पावर लॉस हो रहा है। तो 1000 टीआर का चिलर आपकी बिल्डिंग के लिए सुटेबल नहीं है। आप 500 के 2 कर सकते हैं, आप 500 के 2 वो भी आपका सुटेबल है। बट अगर आप देखिए आप 330 का 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 330 में सेलेक्ट करने में क्या होगा, 330 टीआर का आपने चिलर मान लीजिए अप्रॉक्स 150 टन भी है तो वो इजिली एक चिलर पूरा नाइट आपका कैटर कर सकता है, दूसरे चिलर जलने की जरूरत ही नहीं। अगर मान लीजिए 500 टन है तो 500 टन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट आपकी बिल्डिंग के लिए सुटेबल कौन सा है, क्योंकि 500 टन भी अगर देखेंगे तो मिनिमम वो कितने पे चलेगा, 500 टन का है तो आपको कम से कम 120-125 टन चाहिए। अगर आपका लोड मान लीजिए कम हो गया 75 टीआर ही है तो आप मतलब ज्यादातर ट्राई करिए छोटी कैपेसिटी में जाने के लिए। हायर कैप अगर आपका चिलर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, 4000 टन 5000 टन का रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप हायर कैपेसिटी पे जाइए। बट आपका चिलर का लोड एक्चुअल रिक्वायरमेंट अगर कम है तो आप लोअर कैपेसिटी पे जाइए। 330 के 3 जो है ये आपके लिए बेस्ट होगा आपकी बिल्डिंग के लिए। और हर चिलर के साथ जब भी आप चिलर सेलेक्ट करें एक चिलर एक्स्ट्रा सेलेक्ट करिए स्टैंड बाय। जैसे 1000 टन का है, आपने 500 टीआर आपने डिसाइड किया कि मैं 500 टीआर के 2 चिलर पे जाऊंगा तो आप 500 के 3 करिए, क्योंकि एक स्टैंड बाय का अगर मान लीजिए एक चिलर खराब हो गया तो आपका रिक्वायरमेंट, क्योंकि चिलर खराब हुआ तो उसको बनाने में उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, तब तक आपकी बिल्डिंग लॉस, मतलब आपका जो ऑफिस है उसमें प्रॉब्लम, रनिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो आप 3 सेलेक्ट करिए, एक स्टैंड बाय, जो जब कभी अगर एक प्रॉब्लम आया मेंटेनेंस करना है तभी आप एक यूज करिए। तो आप इसके हिसाब से चिलर की कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं। चिलर कैपेसिटी कभी भी ओईएम जो आपको बताते हैं वो मत करिए, जो आपका कंसल्टेंट बताता है, जो एक्चुअल लोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैटर्न डेटा के हिसाब से चिलर सिलेक्शन आता है आप वही सेलेक्ट करिए। तीसरा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट देखा 1000 टन का आपको चिलर का रिक्वायरमेंट है, अब 1000 टन का, तो आपने देखा कि मेरा जो बिल्डिंग का लोड कैलकुलेशन, आपने लोड पैटर्न देखा, आपने देखा कि 1000 तो आपने पीक टाइम पे किया, जिस टाइम पे सबसे ज्यादा पीक रहेगा उस टाइम पे 1000 टन चलेगा। बट आपने देखा कि 1000 टन पे मेरा पीक है बट उस टाइम बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो नहीं चलेंगे। आपने देखा कि एट अ टाइम मेरा लोड पीक रिक्वायरमेंट 1000 का है बट वो कभी कभार आएगा, और उस टाइम पे भी मैंने वो ऑफिसेज भी कंसीडर किए जो ऑफिसेज नहीं चलने वाली हैं। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है कि देखना, अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं मैक्सिमम मेरा 800 टीआर जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, चिलर की जो कैपेसिटी है 1000 टन रिक्वायरमेंट है बट आप चिलर जो सेलेक्ट करेंगे 800 टीआर का चिलर सेलेक्ट करेंगे। तो आपका चिलर ऐसा नहीं है कि 1000 टीआर डिलीवर करेगा, चिलर आपका 800 डिलीवर करेगा। बट लेकिन आपको पता है कि 800 टी अगर सब ऑफिसेज भी रन हुई तो थोड़ा बहुत ही इंपैक्ट होगा, तो हम वो डाइवर्सिटी फैक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा सेविंग होता है। तो क्योंकि हमको पता है कि इतना लोड हमारा लगने वाला नहीं है, हमने तो पीक डिसाइड किया हुआ है। क्योंकि कभी भी हीट लोड करते हैं तो हम जो ऑक्यूपेंसी है वो मैक्सिमम कंसीडर करते हैं। 4 बजे टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है, वो टाइम हम सेलेक्ट करते हैं। जो हम कोई भी चीज मतलब हायर सेफ्टी फैक्टर भी बहुत ज्यादा सेलेक्ट करते हैं, तो हम इसके लिए ना हम डाइवर्सिटी फैक्टर भी मतलब उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। 1000 टन का चिलर है तो बाय डिफॉल्ट चिलर अगर है आपका तो बाय डिफॉल्ट 10-15% तो आप इजिली उसके साथ डाइवर्सिटी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा है, अगर नाइट में ज्यादा शिफ्ट चलने वाली है तो आप ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे 10-20% आप डाइवर्सिटी इजिली कंसीडर कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी जो है, जो बिल्डिंग का लोड जितना ज्यादा है आप उतना ज्यादा डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज्यादा सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, लोड पैटर्न के हिसाब से ही सेलेक्ट करिए। ऐसा नहीं कि 1000 टन का चिलर है 20% डाइवर्सिटी से आपने 800 का सेलेक्ट किया तो आपका चिलर 1000 का चलेगा, आपके अंदर एचयू 1000 के ही लगे रहेंगे बट जो कूलिंग होगी वो 800 टीआर के हिसाब से होगी। तो आपको ये डाइवर्सिटी फैक्टर है वो सिलेक्शन करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए सर। नेक्स्ट है इफिशियंसी। अब चिलर हमने परचेज कर लिया, सब कुछ कैपेसिटी डिसाइड कर लिया, परचेज भी कर लिया। अब हमको चिलर का
एफिशिएंसी चेक करना है कि जो चिलर हम ले रहे हैं एफिशिएंट कितना है, क्योंकि चिलर आपने डिसाइड कर लिया, अगर चिलर एफिशिएंट चिलर नहीं है तो आपका रनिंग कॉस्ट जो होगा बहुत ज्यादा होगा। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसपे हम चिलर की इफिशियंसी को जज करते हैं। पहला है कि IKW पर टन। इसमें क्या होता है, 1 टन डिलीवर करने के लिए जो हमारा चिलर है वो कितना किलोवाट कंज्यूम करेगा। तो जो आज मार्केट में जो सबसे एफिशिएंट चिलर है वो अराउंड 0.6 किलोवाट पर टन देते हैं। तो ये सब जो डेटा बट होता है वो AHRI कंडीशन पे होता है, एक्चुअल साइट कंडीशन के हिसाब से नहीं होता है। तो आप जब भी कोई चिलर सेलेक्ट करें OEM मैन्युफैक्चरर से, आप उनको कहिए कि आपने जहां प्रीवियस इंस्टॉलेशन किया है तो वहां का मुझे एक्चुअल डेटा चाहिए। तो एक्चुअल डेटा से भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो आप जो नॉर्मल एफिशिएंट चिलर है वो 0.6 KW पर टन के हिसाब से, कुछ 0.7 तक है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आप अगर एयर कूल्ड चिलर ले रहे तो ज्यादा होता है, अराउंड 1.1 to 1.25, कुछ चिलर 1.253 तक भी जाते हैं। तो एयर कूल्ड का अलग है, वाटर कूल्ड का मैं बता रहा हूँ अराउंड 0.6 to 0.7 0.75 किलोवाट जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। तो आपको जो भी चिलर सेलेक्ट करना है उसका IKW पर टन एकदम कम होना चाहिए। जितना कम रहेगा उतना आपका चिलर एफिशिएंट रहेगा। दूसरा है COP। हम COP चेक करते हैं। COP क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिलीवर कर रहा है डिवाइडेड बाय कितना ले रहा है, मतलब कितना दे रहा है डिवाइडेड बाय कितना ले रहा है। कितना, अगर कोई भी चिलर है, अगर उसका हीटिंग या कूलिंग कैपेसिटी दी रहती है, उसको डिवाइड कर दीजिए कितना वो पावर कंज्यूम करता है। तो COP की वैल्यू जितना ज्यादा रहेगी उतना चिलर आपका एफिशिएंट रहता है। और भी पैरामीटर्स है जैसे IPLV है, NPLV है, SER होता है, ये भी हम यूज करते हैं चिलर की इफिशियंसी को जज करने के लिए। COP का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है ना कि COP जो हम कैलकुलेट करते हैं 100% कैपेसिटी पे करते हैं, मतलब कि चिलर 100% कैपेसिटी पे रन कर रहा है उस टाइम पे हम लोग उसको इफिशियंसी COP कैलकुलेट करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो चिलर हार्डली 5 से 10% टाइम भी नहीं होता है कि जिसमें चिलर 100% कैपेसिटी पे रन करे, क्योंकि हम चिलर की जो कैपेसिटी डिसाइड करते हैं बहुत सेफ्टी फैक्टर लेते हैं हम, और बहुत ज्यादा पीक कंडीशन कंसीडर करते हैं। तो चिलर कभी भी, मतलब बहुत कम टाइम होता है, 1 से 2% टाइम होता है कि जब वो अपनी 100% कैपेसिटी पे चलता है। तो इसके लिए आपको जो चिलर जो COP हम कैलकुलेट करते हैं वो एक अच्छा मेथड है। जितना COP ज्यादा रहेगा चिलर एफिशिएंट रहेगा, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। बट दूसरे मेथड है, आपको उससे भी कैपेसिटी चाहिए, उनकी इफिशियंसी जज करनी चाहिए। जैसे IPLV हुआ, NPLV हुआ। IPLV क्या होता है, इंडिकेटेड पार्ट लोड वैल्यू। इसमें क्या करते हैं हम चिलर की पार्ट लोड पे इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि 100% पे, 75 पे, 50 पे और 25 पे, और उससे हम IPLV एक वैल्यू डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या अज्यूम क्या करते हैं, एज पर AHRI कंडीशन क्या करते हैं कि हम ऐसा देखते हैं कि ये जो चिलर 100% रन करेगा वो 1% टाइम 100% रन करेगा, 42 to 45% जो है 75% पे रनिंग करेगा, 42 to 45% टाइम वो 50% पे रन करेगा, अराउंड 12% वो रन करेगा 25%। तो हम इससे एक IPLV का फॉर्मूला है, इससे हम जनरेट करते हैं कि इतना IPLV उसका होगा, और उससे जैसे NPLV भी हम सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो कि ज्यादा एक्यूरेट बताता है। COP भी आपको इफिशियंसी बताएगा, बट लेकिन ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए आपको IPLV या NPLV आपको वो डिमांड करिए OEM से चेक करने के लिए। और ये सब जितने भी डेटा हैं ये सब एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आपको जो भी चिलर आप मैन्युफैक्चरर से बात करें उनको कहिए कि जो चिलर इंस्टॉल्ड है, जो हाईएस्ट कैपेसिटी के, जो आपकी मिलती जुलती कैपेसिटी के चिलर उन्होंने इंस्टॉल किए, वहां का मुझे एक्चुअल डेटा चाहिए। और आप खुद जाके वहां चेक, मतलब खुद जाके वहां पे एक बार इंस्टॉलेशन चेक, उनकी कैपेसिटी चेक करिए, और जो भी उनकी लॉग बुक है, लॉग बुक में चेक करिए कितना किलोवाट उसने कंज्यूम किया। उससे क्या होगा कि एक्चुअल कितना किलोवाट लग रहा है तो वो आपको पता चलेगा। ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि चिलर की इफिशिएंट चिलर हमको सेलेक्ट करना है, क्योंकि चिलर जितना इफिशिएंट होगा उतना रनिंग कॉस्ट कम होगा। क्योंकि 1 किलोवाट अगर आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है तो नॉर्मल 8 to 10 रुपीज पर किलोवाट आपको जो वहां की लोकल बॉडी है, जो अथॉरिटी है, वो आपको चार्ज करती है। तो आप अगर चिलर मान लीजिए 0.6 किलोवाट का चिलर सेलेक्ट कर रहे हैं, किलोवाट IKW पर टन का, और अगर आप मतलब तो आपका चिलर बहुत इफिशिएंट रहेगा। अगर आपने मान लीजिए उतना ध्यान नहीं दिया, आपने 0.8 0.9 IKW का चिलर आपने इंस्टॉल किया, तो आपका जो रनिंग कॉस्ट होगा, आपने ठीक है सेविंग तो कर ली कैपिटल कॉस्ट में, बट लेकिन जो रनिंग कॉस्ट है वहां पे आप बहुत ज्यादा लूज कर जाएंगे। तो इसके लिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट है कि ऑटोमेटिक ट्यूब क्लीनिंग। ये एक एसेसरीज है जो कि आपको चिलर मैन्युफैक्चरर से आपको मांगनी चाहिए। कि ये क्या करता है, चिलर क्या होता है, चिलर कंटिन्यू रन होता है, उसमें वाटर जो होता है कि वो एनी टाइम फ्लो करता है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वाटर की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं रहती, तो उसमें क्या होता है, स्केल फॉर्म होना चालू हो जाता है पाइप के अंदर। तो मान लीजिए 100 डाया का पाइप है, वहां पे अगर 2-3 mm ऊपर 2-3 mm नीचे अगर आपकी स्केल फॉर्म होगी तो जो फ्लो रेट होता है वो कम हो जाता है। तो वो स्केल की वजह से इफिशियंसी चिलर की डाउन होती है। चिलर के जो सेल एंड जो चिलर की छोटी छोटी पाइप्स होती है उसके अंदर उनका जो डाया होता है बहुत कम होता है, वो अराउंड 1 इंची 1.5 इंची का 1.25 इंची का होता है। तो वहां पे जब 1-2 mm की अगर स्केल फॉर्म हो गई तो उसकी इफिशियंसी डाउन हो जाती है चिलर की। तो वहां के लिए आप क्या करिए कि आप जो चिलर मैन्युफैक्चरर है उससे एटीसी मांगिए, ऑटोमेटिक ट्यूब क्लीनिंग। वो क्या करता है, उसमें छोटे छोटे स्पंज बॉल रिलीज करता है। वो रिलीज करता है जो कॉइल के अंदर जाता है, कॉइल के अंदर जाएगा और वो स्पंज जो स्केल फॉर्म होगा उसको रिमूव करेगा। और उससे क्या होता है ना, जो उसका जो एक्चुअल डाया 30 mm का अगर डाया है तो 30 mm मेंटेन रहेगा, स्केल को रिमूव करता है। उससे क्या होता है, चिलर की इफिशियंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि 1-2 साल अगर चिलर रन किया तो उसमें बहुत स्केल फॉर्म हो जाता है। तो इसके लिए आप अगर ऑटोमेटिक ट्यूब क्लीनिंग इंस्टॉल किए हैं तो वो क्या रेगुलर इंटरवल पे, रोज के बेसिस पे आपको क्लीन करते रहेगा, तो आपको जो इफिशियंसी है वो भी मेंटेन रहेगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको चिलर परचेस करते समय ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। क्योंकि रनिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा चिलर का कैपिटल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटल कॉस्ट तो आप नेगोशिएट करके कम कर सकते हैं, और बट जो उसका रनिंग कॉस्ट होता है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप एक एफिशिएंट चिलर सेलेक्ट करेंगे तो आपको अराउंड 15-16-17 हजार रुपए पर टन, वाटर कूल्ड चिलर की बात मैं बता रहा हूं, आपको आएगा। अगर आप नॉर्मल चिलर कंसीडर कर रहे हैं, इफिशियंसी पे आपने अगर कॉम्प्रोमाइज किया तो आपको 12,000 रुपए या 10,000 रुपए पर टन में भी वाटर कूल्ड चिलर मिल जाएगा। लेकिन जो आपकी इफिशियंसी जो रहेगी वो बहुत कम रहेगी। तो आप थोड़ा सा कैपिटल कॉस्ट पे उतना ध्यान मत करिए, क्योंकि आपको अगर रनिंग कॉस्ट सेव करना है तो वो आपके लिए बहुत, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट एक टाइम पे इन्वेस्ट होगा, वो चीज आप 2-3 साल में आप रिकवर कर सकते हो। जो भी आपने कैपिटल कॉस्ट आपने इंस्टॉल किया वो आप 1-2-3 साल में रिकवर कर सकते हो अगर आप एफिशिएंट चिलर पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।